प्यारे बच्चों, आज पुनः केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए अपने कोचिंग सेंटर में आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको याद होगा पिछले क्लास में कॉपर का निष्कर्षण बतलाया जा रहा था। हम उसे दो पार्ट में बांट दिए थे, पार्ट ए और बी। ध्यान देंगे, कॉपर के निष्कर्षण पूरा उस दिन नहीं किए थे, हम दो पार्ट में दिए थे, पार्ट ए और बी। तो अपना नोटबुक से मिलाएं या याद किए होंगे तो याद होगा। इसके निष्कर्षण का थर्ड स्टेप, तीसरा चरण प्रगलन हम पढ़ चुके थे। लास्ट में उसमें टॉपिक्स पर अब आ रहे हैं। प्रगलन के बाद स्टेप नंबर 4 बताए थे, बेसेमरीकरण होता है। बेसेमरीकरण तो देखिए, हम नोट करते हैं 4th नंबर, बेसेमरीकरण, बेसेमेराइजेशन। ध्यान देंगे, प्रगलन के दौरान दो अवयव क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण रेस्ट बचा था। इसे क्या नाम दिया गया था, याद है आपको? कॉपर मैटेट। इसे हमने नाम दिया था कॉपर मैटेट। कहने का अर्थ है कि प्रगलन क्रिया के बाद हमारे पास कॉपर मैटेट जो बचा, इस कॉपर मैटेट को सिलिका के साथ मिश्रित कर एक बेसेमर परिवर्तक में ले जाया जाता है। ध्यान देंगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं। 4th प्रोसेस में हम लिखेंगे, प्रगलन की क्रिया के पश्चात प्राप्त कॉपर मैटेट को सिलिका के साथ मिश्रित कर बेसेमर परिवर्तक में ले जाते हैं। बेसेमर परिवर्तक में हवा का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है, जहां ध्यान देंगे फेरस सल्फाइड हवा के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और फेरस ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। देखिए इक्वेशन, 2Fe प्लस 3O2 इक्वल टू 2FeO प्लस 2SO2। बच्चों ध्यान देंगे फिर से, कॉपर मैटेट में उपस्थित फेरस सल्फाइड वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और फेरस ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अतिरिक्त अवयव बनता है, जो देखिए वायुमंडल में मुक्त हो रहा है। अब हमारे पास जो फेरस ऑक्साइड बना, यह परिवर्तक में ही, बेसेमर परिवर्तक में ही सिलिका के साथ संयोग कर लेता है। तो देखिए क्या बनेगा, FeO प्लस SiO2 इक्वल टू FeSiO3। फेरस सिलिकेट इसको कहते हैं। ये धातुमल है, धातुमल के रूप में फेरस सिलिकेट का निर्माण कर लेता है। फिर से हम समझें, प्रगलन के पश्चात
प्राप्त कॉपर मेटेट, जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होता है, को एक परिवर्तक में ले जाते हैं। उस परिवर्तक का नाम है बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक में कॉपर मेटेट के साथ सिलिका मिश्रित कर दिया जाता है और हवा का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है। ऐसा करने से फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो सिलिका के साथ पुनः संयोग करके फेरस सिलिकेट नामक धातुमल बना देता है। तो बच्चों, यहाँ फेरस सल्फाइड समाप्त हो गया। अब बच रहा है वनली क्यूप्रस सल्फाइड। अंत में क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड भी आंशिक रूप से, ध्यान देंगे, क्यूप्रस सल्फाइड भी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से हवा द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड आंशिक रूप से हवा द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसका इक्वेशन नोट करेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड 3O2 इक्वल टू 2Cu2O प्लस 2SO2। Cu2O हो जाएगा, फिर से मिलाइए, 2Cu2S प्लस 3O2 इक्वल टू 2Cu2O प्लस 2SO2। चलिए देखिए, तो हम कह रहे थे जो क्यूप्रस सल्फाइड बचा है वह आंशिक रूप से हवा द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। देखिए, क्यूप्रस सल्फाइड हवा द्वारा ऑक्सीकृत हुआ है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। अब क्या है, जो आंशिक रूप से हुआ था तो इसका मतलब कुछ क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ बच रहा है, तो बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड और बना हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप कॉपर धातु मुक्त हो जाता है। तो ध्यान देंगे, शेष बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है क्यूप्रस ऑक्साइड, दोनों आपस में अभिक्रिया करता है। तो दिखाइए, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S प्लस जो बन गया था क्यूप्रस ऑक्साइड 2Cu2O इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, कॉपर 6Cu प्लस SO2। अब हमें कॉपर धातु मिल गया है, इसी का निष्कर्षण हम पढ़ रहे थे। फिर से इसको सुने, बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड और यहाँ पर जो बना क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों आपस में क्रिया करता है तो कॉपर धातु मिलता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त नहीं होता, इसलिए यहाँ एरो नहीं देना। ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रारंभ में कॉपर के साथ विलयन के रूप में, कॉपर विलयन के साथ प्रारंभ में रह जाता है, लेकिन जैसे ही कॉपर ठंडा होता है सल्फर डाइऑक्साइड उसमें फफोले के रूप में परिणत हो जाते हैं। फफोले, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर। इसीलिए ऐसे तांबा को फफोलेदार तांबा, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं।
याद रखेंगे, इसे कहते हैं फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर कॉपर। एक बार शॉर्ट में हम फिर से बतलाते हैं। फोर्थ नंबर है इसका निष्कर्षण में बेसेमिलीकरण कॉपर मेटे को सिलिका के साथ मिलाकर बेसेमर परिवर्तक में ले जाते हैं, जहां हवा का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है। ऐसा करने से कॉपर मेटे में उपस्थित फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। फिर फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ संयोग करके फेरस सिलिकेट नामक धातु मल बनाता है। अंत में जो यहाँ क्यूप्रस सल्फाइड बच गया था, ये आंशिक रूप से, आंशिक कहने का मतलब कुछ अंश वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदलता है, और जो क्यूप्रस सल्फाइड का रेस्ट हिस्सा और क्यूप्रस ऑक्साइड जो बना आपस में मिलकर कॉपर बनाता है। ऐसे कॉपर में सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होने के कारण फफोले या ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाते हैं। अब इस प्रकार के तांबा को फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। इतना प्रक्रिया के बाद तांबा का निष्कर्षण होता है, लेकिन इस प्रकार का तांबा लगभग 98% शुद्ध होता है। तो अब इसका शुद्धिकरण की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे 5 नंबर में, तांबा का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तांबा का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए शॉर्ट में इसको हम थोड़ा सा देते हैं। इसके लिए एक वैद्युत अपघटनी से लिया जाता है, जिसमें अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ और शुद्ध तांबा का पतला छड़ चित्र के अनुसार अरेंज किया जाता है। ये मोटा छड़ जो है एनोड का काम करता है। एनोड का मतलब प्लस पॉजिटिव होता है। पतला छड़ के ऊपर ग्रेफाइट की परत चढ़ा दी जाती है, एक कैथोड का कार्य करता है। एक कैथोड का कार्य करता है माइनस। इस सेल में या वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जाता है। तो फिर से समझें, कॉपर का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें एक वैद्युत अपघटनी से लेकर कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया जाता है, और इस विलयन में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ जो एनोड के रूप में होता है, और शुद्ध तांबा का पतला छड़ जो कैथोड के रूप में होता है को डाल दिया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध तांबा पिघलता है, और पिघल कर शुद्ध तांबा कैथोड पर मुक्त होता है।
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध तांबा से तांबा निकलकर कैथोड पर मुक्त होता है और इसमें जो उपस्थित अशुद्धि है, अशुद्धि क्या रहेगा, जिंक, आयरन, निकेल, ये सब अशुद्धि विलयन में चले जाते हैं और अंत में बर्तन के या सेल के पेंदे में यहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। इस अशुद्धि को एनोड मड कहते हैं। एनोड मड, एनोड कीचड़, गंदगी जो कहिए। इस प्रकार कैथोड पर जो शुद्ध तांबा प्राप्त होता है वो लगभग 99.99% शुद्ध हो जाता है। ये तांबा का शुद्धिकरण हो गया। अब लास्ट में निष्कर्षण से हटकर तांबा का उपयोग पूछता है। यूजेज ऑफ कॉपर। तो तांबा का उपयोग तो आपको पता होगा, 3-4 उपयोग है। फर्स्ट नंबर विद्युत तार बनाने में, सेकेंड नंबर इलेक्ट्रोड बनाने में, थर्ड पॉइंट बर्तन बनाने में, फोर्थ पॉइंट मूर्तियों एवं सिक्के बनाने में। तो इसका यूज आसान है, विद्युत तार बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियों एवं सिक्के बनाने में। अब लास्ट में इसको नोट करेंगे। फिर तांबा की मिश्र धातुएं नोट करेंगे। तांबा की मिश्र धातुएं एलॉयज ऑफ कॉपर, VVI कर देते हैं। और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी मिश्र धातु में। 2-3 तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसमें जैसे फर्स्ट नंबर पर कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं मिश्र धातु, और यहां पर अवयव। फर्स्ट मिश्र धातु है पीतल। ध्यान देंगे, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से होता है, तांबा और जस्ता से। तो इसमें तांबा कितना परसेंट है ये भी हमको याद रखना है। इसमें तांबा होता है 60 से 80% प्लस जस्ता होता है 20 से 40%। ज्यादा तो क्वेश्चन आता है कि पीतल के अवयव कौन है, तांबा प्लस जस्ता, या पीतल के संघटक कौन है, तांबा प्लस जस्ता। परंतु यदि पूछ दे कि पीतल में कॉपर कितना परसेंट होता है, 60 से 80%, जस्ता कितना परसेंट होता है, 20 to 40%, यही याद रखना है। सेकेंड नंबर कांसा। तो कांसा कॉपर और टीन से बना होता है, लेकिन कॉपर कितना होता है हम जानेंगे, 75 से 90%, और टीन हो जाएगा 10 से 25%। कॉपर 75 से 90% और टीन 10 से 25%। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी इसका मिश्र धातु है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसको देखिए याद करने का तरीका। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा,
देखिए यही ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन दोनों था। एक और अवयव इसमें मिल जाएगा ब्रॉन्ज के साथ, तो एल्युमिनियम। मैंने 3 अवयव से बना है, कॉपर, टीन, एल्युमिनियम। कॉपर 90%, एल्युमिनियम 9.5%। नोट कीजिए, कॉपर 90% प्लस एल्युमिनियम 9.5% प्लस टीन 0.5%। पॉइंट नंबर 4, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, इसमें भी 3 अवयव होता है, कॉपर, जस्ता और निकेल। कॉपर 60% प्लस जस्ता 25% प्लस निकेल 15%, 15%। जर्मन सिल्वर। 5 नंबर में मैग्नीन। मैग्नीन, ये भी 3 संघटक या 3 अवयव से बना होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकेल। जिसमें कॉपर 82%, मैग्नीज 15%, निकेल 3%। 82% कॉपर, 15% मैग्नीज और 3% निकेल। लास्ट इसका है फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज, फिर आया है ब्रॉन्ज। देखिए इस तरह से, तो ब्रॉन्ज में होता है कॉपर, टीन और इसमें एक अवयव और बढ़ेगा, फॉस्फोरस। तो 3 अवयव से मिलकर बना होता है, कॉपर 85%, टीन 13%, फॉस्फोरस 2%। तो ऑब्जेक्टिव में ये सारी चार्ट काम करता है। 12th के अतिरिक्त कंपटीशन का तैयारी करेंगे, वहाँ भी ये मिलेगा। तो आज कॉपर से संबंधित जितने भी तरह का टॉपिक्स थे समाप्त हो गया है। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।